अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। आज हम डिस्कस करेंगे इसके पोस्टुलेट्स को और साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे रेडियस। बोहर ने कैसे रेडियस जो है वो एटम का निकाला था। ये दो जो टॉपिक थे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के हमने कैसे जो बोहर ने जो है वो रेडियस निकाला था एटम का। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बोहर एटॉमिक मॉडल। इन 1930 के अंदर 13 के अंदर प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम। इसने एक मॉडल जो दिया था जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी आ गई और उसके साथ साथ जो है रदरफोर्ड ने जो है वो एटम के ऊपर वर्क किया था। उसने ये कहा था उसके जो डिफेक्ट्स थे कि कंटिन्यूस वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फॉल हो जाता है। जैसे ही फॉल होता है तो इट मींस वो तो कोलैप्स हो जाएंगे, वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो एटम्स हैं। तो इसने ये कहा कि ऐसा नहीं होता। इसने जो पोस्टुलेट्स दिए, बोहर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ड ऑर्बिट। इसने ये कहा था, अब मैं ऑर्बिट को डिफाइन करता हूं। ये कहता है इट इज अ सर्कुलर पाथ इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। वो कहते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर एक मूवमेंट होती है और इसके बाद रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपके पास न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। और इसी तरह और ये ऑर्बिट जो है ये चेंज होते जाएंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं, ईच ऑर्बिट हैव फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। वो ये कहता है कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी और क्वांटम नंबर जो होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह अगर यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, सपोज यहाँ पर बता देता हूँ कि ये आपके पास एक ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है और दूसरा ये आपके पास है। वो ये कहते हैं इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी और इसके बाद इसे हम के शेल कहते हैं के, और इसके बाद इसे हम एल शेल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका जो क्वांटम नंबर होगा वो भी सेम होगा, इनका क्वांटम नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी वो बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पर तो ये अपनी एनर्जी को जो है वो चेंज नहीं करते, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करते। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि एनर्जी उस वक्त इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है जो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो तब जाकर एनर्जी इमिट भी होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब वो यहाँ पर ये कहेगा कि कहाँ पर एनर्जी इमिट हो रही है और कहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। The electron emit energy when jump from outer electron to inner electron। जब इलेक्ट्रॉन जो है ये दो शेल है, आउटर से इनर की तरफ आएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। सेकंड वो क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कहां पर करेगा, जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये बोहर ने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले ऑर्बिट का भी। और यहाँ पर उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा चेंज इन E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ओनली वहां पर रिवॉल्व करेंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा। जहां पर एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे। उसने यहां पर एक रिलेशन बताया था, ये है एंगुलर मोमेंटम mvr। mv is the velocity, r is the radius of electronic orbit, is directly proportional to n। कि जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उसी के रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो n के बराबर होगा। n यहाँ पर ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। mvr is equal to n/2 पाई। वो ये कांस्टेंट वैल्यू है h/2 पाई। अगर 1 ऑर्बिट होगा, अगर 1 ऑर्बिट है तो h/2 पाई, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो 2h/2 पाई, अगर तीसरा ऑर्बिट है तो 3h/2 पाई। जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, ये 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई, यहाँ पर h/2 पाई
दूसरा यहाँ पे शेल आएगा तो वो हम क्या लिखेंगे 2h/2 पाई, तीसरा आएगा तो 3h/3 पाई। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो इसके पोस्टुलेट्स थे। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम किसी भी एटम का जो r है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस इसने फाइंड आउट किया था किसी भी एटम का, किसी भी ऑर्बिट का, कि रेडियस जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने एक डायग्राम बनाई। इसने ये कहा कि ये आपके पास है न्यूक्लियस और ये आपके पास शेल, ये आपके पास ऑर्बिट है, यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस r, इस इलेक्ट्रॉन का मास, कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास m, इस इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा वो m, इसके बाद मूवमेंट एंड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r, वो रेडियस r से क्या करेंगे सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। यहाँ पर ये r है तो इसलिए जहां पर सर्कुलर मूवमेंशन आती है तो वहां पर रेडियस भी क्रिएट होता है। सर्कुलर सपोज आपको रस्सी को जो है वो घुमा रहे हो तो वो आपके क्या होगी, यहाँ पर आपके इर्द गिर्द क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, तो वहां पर भी उसका रेडियस होगा। ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर, वेलोसिटी v, वेलोसिटी के साथ ही वो मूवमेंट करेगी, वहां पर वेलोसिटी भी होगी। एंड चार्जेस ze, ये चार्जेस है। अब ये ze क्या चीज है, z इज द प्रोटॉन नंबर, z इज द प्रोटॉन नंबर, e इज द चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है। जिस तरह यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूंगा और यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव। अब इसके बाद जिस तरह कूलम्स लॉ ने यहाँ पर एक मैथमेटिकली फॉर्म भी दी थी, उसने ये कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस, दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हो रही है चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इनका प्रोडक्ट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर इज डिस्टेंस। इसके जो चार्जेस हैं E पॉजिटिव, E नेगेटिव, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसका जो रेडियस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन उसका स्क्वायर होगा। जिसका जो मैथमेटिकली फॉर्म थी F = Q1/Q2/r², ये तो कूलम्स ने कहा था। अब अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर जो एटम जो है उसका ऑर्बिट का जो है रेडियस निकाल रहा था, फाइंड आउट कर रहा था, तो इसने क्या काम किया, अकॉर्डिंग टू बोहर F = ZE, ये चार्ज यहाँ पर है, वहां पर तो Q1 Q2 चार्ज होते हैं ना चार्जेस, तो यहाँ पर ZE, यहाँ पर ZE चार्ज है प्रोटॉन, और E यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा ZE²/4πε0। ये 4πε0 बेसिकली क्या चीज है, ये कूलम कांस्टेंट है, और इसकी जो ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 8.84 × 10⁻⁻12, इतनी इसकी वैल्यू होगी, और ये भी कांस्टेंट है हमारे पास। ये हमारे पास था। नेक्स्ट यहाँ पर है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्वियसली कोई चीज भी जब वो सर्कुलर मूवमेंट कर रही होती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, दोनों फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर दोनों फोर्स नहीं होंगी तो वो सर्कुलर मूवमेंट में जो है वो मूव नहीं करेगा। अगर एक चीज ज्यादा हो जाए, एक कम हो जाए, तब भी वो सर्कुलर मूवमेंट जो है वो नहीं करेगी, वो तब भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सर्कुलर मूवमेंट तब होगी जब दोनों इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या चीज है, यहां पर खड़ा हूं तो ये क्या चीज है, जब मैं इसे घुमा रहा हूं इसको तो ये क्या चीज है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो इस इलेक्ट्रॉन को या इस बोन मार्कर को जो है वो इस सर्कुलर पाथ में घूमने में जो है वो हेल्प कर रही है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स इसको क्या कर रही है, उस फोर्स में उस सर्कल में मूवमेंट करने में जो हेल्प कर रही है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो फोर्स यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिहाजा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी ऑपोजिट होगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर से लग रही होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसके ऊपर, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अगर जो है वो बराबर हो जाती हैं
तो तब ये सर्कुलर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज ये सर्कुलर मूवमेंट नहीं करेगा। जब ये हमारे पास था सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन थी यहाँ पर F इज इक्वल टू ZD² और 4πε0r² अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसका मास भी है, तो फोर्स इसके ऊपर जो लग रही होगी वो कौन सी होगी? F इज इक्वल टू mv²/r। F इज इक्वल टू mv²/r। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तब ये मूवमेंट करेगी, तो यहाँ पर mv²/r इज इक्वल टू ZE² 4πε0r²। अब यहाँ पर आपने बेसिकली तो रेडियस निकालना, लेकिन सबसे पहले हम वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी को निकालने के लिए मैंने v इधर रखा, ये m भी इधर चला गया और r भी इधर चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा m जब इधर आएगा और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो r है वो इधर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी? ZE² 4πε0rm। अब यहाँ पर देखिएगा जब ये r ऊपर चला जाएगा तो इस r से ये r जब ऊपर जाएगा, ये r ऊपर आएगा तो इस r से इस r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर एक r ही बच जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4πε0rm। ये जो r था ये ऊपर आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये r ऊपर आ गया, ये r² था, r² से r जो था वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो था वो सिंपल r ही बचेगा, ये r हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बॉहेट पोस्टुलेट, अब ये वेलोसिटी मुझे यहाँ पर ये देखिएगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका जो रेडियस होगा वो कम, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मीन जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका जो रेडियस होगा वो कम होगा, और जिसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी उसका रेडियस ज्यादा होगा। वेलोसिटी कम, सॉरी यहाँ पर रेडियस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और अगर रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये रिलेशन हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉहेट पोस्टुलेट्स, क्योंकि हमने रेडियस को निकालना है, हमने वेलोसिटी को नहीं निकालना, हमने रेडियस को निकालना है, तो mvr = nh/2π, ये हमने रिलेशन पढ़ा, v = nh/2πmr। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर स्केयर है और यहाँ पर भी हम स्केयर ही निकालेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी इक्वल ही होगा, इसके और इसके दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, क्योंकि ऑर्बिट सेम होंगे तो वेलोसिटी भी सेम होगी। तो यहाँ पर v² है तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो v² = n² a² और 4πm²r² आ जाएगा। ये m और r इधर आ जाएगा, mr इधर आ जाएगा, 2πmr दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 4πm²r², ये इनका। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 3 और 4। जब हमने दोनों को कंपेयर किया ZE² 4π और यहाँ पर हमने दोनों को कंपेयर किया, तो हमने क्या निकालना है? बेसिकली हमने रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए हम r इधर रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू इधर लेकर चले जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये r जो था ये स्क्वायर है, ये r, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो r² और r ये आ जाएगा। इसके बाद ZE² नीचे आ जाएगा, ये ZE² नीचे आ चुका। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4πε0 वैक्यूम परमिटिविटी है, ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा, m भी ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर r से ये इस r से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से ये और पाई 1 से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, और m से m² एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी r = ये वैक्यूम परमिटिविटी n² a² πm ZE²। अब ये सारा कुछ क्या चीज है? ये कांस्टेंट है, E H पाई M E, ये सब कुछ जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इस सभी की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, ये एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम, इसके बराबर होगा। तो RA0 इसको हमने इसकी जगह हमने ये चीज रख दी हुई है, ये हमारे पास आ जाएगा A0 × n²/z। और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन Z = 1,
तो r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब अगर आपके पास 1 ऑर्बिट है तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू 1। अगर ऑर्बिट आपके पास 1 है, सपोज यहाँ पर है, अगर 1 ऑर्बिट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितना है, दूसरा ऑर्बिट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। अगर 1 ऑर्बिट है तो r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये वही आ जाएगा। 2 होगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका रेडियस, इसी तरह 3 का रेडियस है। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्बिट का, अगर 1 ऑर्बिट है तो उसका रेडियस, दूसरे का रेडियस, तीसरे का रेडियस, चौथे का रेडियस हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद वो यहाँ पर कहता है r2 माइनस r1, इसकी वैल्यू लेस होगी। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आज का हमारा जो था वो टॉपिक था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ n ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का जो n ऑर्बिटल है वो हमने यहाँ से निकाला है। अल्लाह हाफिज।